साल 1990 एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि हम अपनी बॉडी का जो डीएनए है उसको अच्छे से समझ सकें। अब डीएनए को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। डीएनए बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि हमारी आंखें कैसे दिखेंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा नाक कैसा होगा, हमारी बॉडी की हाइट कितनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है और ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे डीएनए के अंदर लिखे हुए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें वो लैंग्वेज नहीं आती थी 1990 से पहले। तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इस लैंग्वेज को समझेंगे और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हमारे जन्म से होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइंटिस्ट। पर क्या हुआ कि लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। लोग बहुत ही ज्यादा विरोध करना शुरू कर चुके थे इस चीज का कि इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। तो मेरा नाम है केडी और आप देख रहे हैं डीआर केडी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल साइंस प्रोजेक्ट को लेके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साल 1990 के अंदर साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम डीएनए को समझेंगे और उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर 20 इंस्टीट्यूट्स ने पार्ट लिया था। सब ये जानना चाहते थे कि कैसे डीएनए हमारी बॉडी और हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो बेस्ट माइंड से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। बट एक प्रॉब्लम थी, हमारा जो डीएनए है वो 3 बिलियन बेस पेयर से बना हुआ है। इसको मतलब ऐसे समझो कि जैसे इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, उनसे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही डीएनए के अंदर 3 बिलियन वर्ड्स हैं। अब उसको कैसे समझना है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और इससे पहले ऐसी कोई अटेम्प्ट किया भी नहीं गया था, इसलिए कोई टेक्निक या कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे डीएनए की लैंग्वेज को समझने के लिए। तो उस समय के साइंटिस्ट की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपनी तरफ से नई टेक्निक्स बनाई, नई टेक्नोलॉजी बनाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साइंटिस्ट को सिर्फ इसी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करना था। एक प्रॉब्लम तो लैब के अंदर थी, जो कि ये थी कि ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है जिससे हम डीएनए की लैंग्वेज को समझ सकें और हमारी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें। एक प्रॉब्लम लैब के बाहर भी थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी ह्यूमन प्रोटेस्ट की। चलो जानते हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। सबसे पहले कारण के ऊपर बात करते हैं तो वो है राइट टू प्राइवेसी। एक्चुअली उस समय के लोगों का कहना ये था कि ये हमारी राइट टू प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करता है। बेसिकली राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आपको किसी को बताना है आपका नाम, आप कहां रहते हो या नहीं बताना है, तो ये आपके राइट के अंदर आता है। यहां पे लोगों का कहना ये था कि आप तो हमारे डीएनए के अंदर घुस के जानना चाहते हो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही राइट टू प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करता है। दूसरा उनका जो डर था वो ये था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं और जो गवर्नमेंट है इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। उनका डर ये था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर कर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और उनका गलत फायदा उठाएंगे। हाँ, ये भी थोड़ा सा डरने वाली बात तो है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो काफी खतरे हो सकते हैं। बट मेजरली ऐसा कहा जाता है कि तीसरा जो कारण था उसकी वजह से मेनली ये रिवोल्ट किए जा रहे थे, वो था डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काले और गोरे को लेकर काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। वहां पे जो व्हाइट पीपल है वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानते हैं ब्लैक पीपल से। तो बहुत सालों तक ब्लैक पीपल ने अपने राइट्स के लिए लड़ाई की थी कि उनको इक्वल राइट्स मिल सके। तो उनका डर ये था कि अगर ये डीएनए की रिपोर्ट ये आकर ये कह देती है कि जो व्हाइट पीपल हैं वो ज्यादा सुपीरियर है या उनका डीएनए ब्लैक पीपल से ज्यादा अच्छा है, तो इससे जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगी। उनका कहना यह भी था कि हो सकता है कि ब्लैक का जो डीएनए है वो ज्यादा सुपीरियर हो, पर ये एक्सपेरिमेंट वाइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है, तो वो जानबूझ के हो सकता है कि ऐसा प्रूव कर दें कि जो ब्लैक पीपल हैं वो इंफीरियर हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट पीपल। बट इतने सारे रिवोल्ट होने के बाद भी साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं हारी और वो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर लगे रहे। बहुत ही लंबा समय लगा साइंटिस्ट को इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि हमारा जेनेटिक मेकअप या हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है और कैसे एक जीन हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। बट वो सक्सेसफुल हो गए। आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिससे हम बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ के पेट के अंदर ही अगर उसको कोई बीमारी होने वाली है उसको ठीक कर सकते हैं उसके डीएनए के अंदर थोड़े बहुत ही चेंजेस करके। आज की डेट के अंदर हम कैंसर और अल्जाइमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की वजह से ठीक कर पा रहे हैं। ये सब तब हो पाया जब साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी के एक बहुत ही लंबा समय इस एक्सपेरिमेंट को दिया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और हाँ, जो ब्लैक पीपल की सबसे बड़ी कंसर्न थी कि भाई अगर ये रिपोर्ट सामने आती है और ऐसा होता है कि जो व्हाइट पीपल हैं वो सुपीरियर हैं, हम ब्लैक इंफीरियर हैं, इस प्रॉब्लम को भी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मतलब इंसानों की बात कर रहा हूं, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सबका जो डीएनए है वो 99% तक सेम है। 99 मतलब ऑलमोस्ट सारा ही सेम है।
थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उससे थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, पर 99% जो डीएनए है वो सेम है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आज की डेट के अंदर कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, सबका डीएनए सेम है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग सेम हैं और इक्वल राइट डिजर्व करते हैं। तो जो ब्लैक की ये प्रॉब्लम थी, इसको भी इस प्रोजेक्ट ने सॉल्व कर दिया। कमाल का प्रोजेक्ट था ये। तो इस प्रोजेक्ट ने एक्चुअली वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हुआ करती थी। और आज की डेट के अंदर तो हम जेनेटिक्स के अंदर जो मचा रहे हैं उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से आज हम बहुत ही माइन्यूट तरीके से लोगों का इलाज कर पा रहे हैं। तो हमें उन साइंटिस्ट को थैंक यू कहना चाहिए। और मैंने ये वीडियो बनाई है तो एक लाइक मुझे भी दे दो। अगर आपको जानना है कि सिर्फ रोज को ही सिंबल ऑफ लव क्यों कहा जाता है, बाकी फ्लावर्स को क्यों नहीं कहा जाता, तो ये वाली वीडियो देख लो। और अगर आपको जानना है कि जो टाइम है वो रियल है या फेक, तो ये वाली वीडियो देख लो। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।